नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 11 जनवरी 2025 है और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हिंदू का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एआई का मिलिट्री में इस्तेमाल करने से संबंधित इंडिया अभी तक कहाँ पे पहुंचा है और क्या चैलेंजेस हैं यानी ऑब्स्टेकल्स हैं। फिर दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया में एक्सेसिव टैक्सेशन से संबंधित एग्जाम्पल्स के साथ ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये आर्टिकल है। फिर तीसरा जो आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे विभिन्न राज्यों के बीच में इनकम डिस्पैरिटीज से संबंधित। बट देखो, डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक इफेक्ट है बायस्टैंडर इफेक्ट। एथिक्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप इस इफेक्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मैं आपसे एक बात बोलता हूं, मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, जितने ज्यादा लोग एक्सीडेंट के पास में मौजूद है ना, मतलब 4 से 5, 6 से 7, 8 ज्यादा लोग मौजूद हैं तो बल्कि हेल्प करने की जो संभावना है ना वो बल्कि कम हो जाती है। क्या ये पॉसिबल है? देखो, ज्यादातर केसेस में ये पॉसिबल है। इसको बोलते हैं बायस्टैंडर इफेक्ट। मतलब कम लोग हैं तो बल्कि एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प करना के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसा देखो इसलिए होता है, ज्यादा लोग मौजूद होते हैं ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो डिफ्यूज हो जाती है। मतलब कम लोग मौजूद हैं तो उनको पता है हमारा ही ऑब्लिगेशन है एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प करना। ज्यादा लोग मौजूद हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ्यूज हो जाएगी। सब एक दूसरे का मुंह देखेंगे और दूसरों के एक्शंस को जज करेंगे कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें। और तीसरा एक रीजन ये भी है, ज्यादा लोग होने के कारण एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प के चांसेस कम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कई बार एम्बिगुअस सिचुएशन होती है तो ना कुछ लोगों को डर भी लगने लगता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो डर लगता है उन्हें, यार मैं कुछ करूंगा तो लोग मुझे जज करने लगेंगे कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मतलब समझ गए? तो इस वजह से भी हेल्प के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये तो बात हुई एक्सीडेंट विक्टिम्स के समय। अब मैं 2 क्वेश्चन आपसे हैं। क्या आप मानते हो कि सच में ऐसा होता है? बायस्टैंडर इफेक्ट ट्रू है? ट्रू मतलब सभी सिचुएशन में नहीं पूछ रहा हूं। क्या आपको लगता है कुछ सिचुएशन में ये हाँ बात सच है? और दूसरा आपको ये बताना है और कुछ सिनेरियोज आप दीजिए जहां पे आपने बायस्टैंडर इफेक्ट को देखा हो। मतलब कुछ केस स्टडी देखिए, कुछ केस स्टडी बताइए जहां पे आपने बायस्टैंडर इफेक्ट को ऑब्जर्व किया है। थोड़ा सा अपने थॉट्स को प्रोवोक करो यार, थोड़ा सोचो, ऐसे ही तो थॉट प्रोसेस डेवलप होगी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में बायस्टैंडर इफेक्ट के बारे में। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हमारे देश में मिलिट्री के लिए एआई के इस्तेमाल करने से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से और इवन जीएस पेपर 3 में जो सिक्योरिटी का टॉपिक है ना वहां से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, अभी ना पूरे वर्ल्ड में एक रेस स्टार्ट हो गई है, खास करके बड़े कंट्रीज के बीच में जैसे चाइना है, यूएसए है, कि एआई का कैसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए मिलिट्री पर्पज के लिए। हालांकि साथ के साथ एक और डिबेट भी चल रही है कि एथिकल कंसर्न्स भी हैं। एथिकल कंसर्न्स कैसे हैं? बहुत सारे एथिकल कंसर्न है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे देखो, मान लीजिए ऐसा ड्रोन बना लिया जो ऑटोनोमस रूप से फैसला ले सकता है। अब वो ड्रोन जो है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर सर्विलियंस कर रहा है और तुरंत के तुरंत दिखे उस ड्रोन को आतंकवादी और उसने नीचे बम गिरा दिए और उन लोगों की डेथ हो गई। लेकिन बाद में पता लगा कि वो आतंकवादी नहीं थे, वो सिविलियंस थे जो इलीगल ढंग से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गलती किसकी? मशीन की। तो क्या मशीन को इतना पावर देना सही है? यही तो एथिकल कंसर्न है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एथिकल कंसर्न्स हैं अगर एआई का इस्तेमाल किया जाता है मिलिट्री पर्पजेस के लिए। लास्ट ईयर देखो, हमारा जो डिफेंस बजट था ना वो था 6,21,000 करोड़ का और फोकस किया गया कि इंडियन मिलिट्री में जो वेपन्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको अपग्रेड किया जाए, उनको मॉडर्नाइज किया जाए। मतलब भारत ने कोशिश स्टार्ट कर दी है कि हमारी मिलिट्री में भी एआई सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाए अलग अलग सिस्टम्स में। जैसे एक प्रोडक्ट हमने बनाया है इंद्रजाल ऑटोनोमस ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम। ये क्या है? ये देखो, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे जैसे पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे ड्रोन नहीं आते रहते,
सप्लाई करने के लिए, ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए, हथियारों की सप्लाई करने के लिए, ताकि आतंकवादी उन हथियारों को ले ले और कश्मीर में फिर हिंसा करें। तो ऐसे ऐसे ड्रोन्स और यूएवी डिवाइसेस से निपटने के लिए ये इंद्रजाल ऑटोनोमस ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया है। अच्छी चीज है, क्योंकि ये पाकिस्तान से जो ड्रोन आते थे ना तो इनको मिसाइल से उड़ा सकते, क्योंकि मिसाइल का खर्चा इतना ज्यादा होता है, और गोलियों से नीचे से गोलियां चलाएं हमारे जवान तो भी वो ड्रोन को कुछ नहीं होता। तो ये इंद्रजाल जो ऑटोनोमस ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम है, बढ़िया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में राइटर बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स भी देखो बड़े बड़े टेक जायंट से इंडिया में आना स्टार्ट हो गई है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एआई इकोसिस्टम के लिए इंडिया में $3 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है, ताकि खास करके तेलंगाना में डेटा सेंटर्स को डेवलप किया जा सके। डेटा सेंटर वो जगह होती है जहां पे देखो बहुत सारा डेटा स्टोर होता है, मैनेज होता है, डेटा की प्रोसेसिंग होती है, ताकि एआई का एक्चुअल में यूज किया जा सके। क्योंकि देखो एआई का यूज तभी होगा ना, एआई सिस्टम तभी बनेगा जब बड़े स्केल पे डेटा की प्रोसेसिंग होगी, तभी तो एआई बनेगा। मशीनों को कैसे ट्रेन करोगे? डेटा की सहायता से तो ट्रेन करोगे, तो उसके लिए जरूरी है डेटा सेंटर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट में राइटर बोलते हैं हमारे देश में भी जो अलग अलग मिनिस्टर्स या लीडर्स हैं ना, वो एआई की इंपॉर्टेंस पे स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। जैसे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, वो बोलते हैं मिलिट्री ऑपरेशंस को रिवोल्यूशनाइज करने में ना एआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। मतलब आज जैसे मिलिट्री ऑपरेशंस चलते हैं, और जब एआई का यूज होगा तो कैसे मिलिट्री ऑपरेशंस चलेंगे, जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स से लेके ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग सिस्टम, बहुत कुछ है अगर एआई का यूज किया जाता है मिलिट्री में। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स मतलब जैसे एआई क्या कर सकता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल से चीजें अच्छे से समझ में आती हैं, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो, मान लीजिए ऊपर से ड्रोन सर्विलियंस कर रहा है बॉर्डर पे, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे भी जो एआई है वो चैट्स पढ़ रहा है। तीसरा, सैटेलाइट से भी मॉनिटरिंग हो रही है, तो हर तरफ से डेटा मिल रहा है। सारे डेटा को कन्वर्ज करके अगर एआई प्रोसेसिंग करेगा तो वो अंदाजा बता सकता है कि बॉर्डर के किस हिस्से पे इनफिल्ट्रेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। और ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग सिस्टम तो मैंने आपको बता ही दिया था, ड्रोन वाला, कि विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जब मशीन डिसीजन लेती है क्या करना है, तो वो है ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग सिस्टम। इसके अलावा इंडिया बहुत सारे इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स का पार्ट है जो एआई के लिए लॉन्च किए गए हैं। मतलब अलग अलग देशों ने मिलकर ग्रुप नहीं बना लिए एआई के लिए। कोई ग्रुप है रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई, कोई ग्रुप एआई की गवर्नेंस के लिए है, कोई एआई की बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करने के लिए है। तो इंडिया ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स का पार्ट है। कुल मिला के देखो, पैसा और मैन पावर दोनों जा रही हैं हमारे देश में, ताकि एआई सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सके मिलिट्री पर्पजेस के लिए। बट यहां पे राइटर पॉइंट ये देते हैं, भाई बहुत सारी ना प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप उन चुनौतियों से निपट लो ना, तो शायद एआई का इस्तेमाल और बढ़िया ढंग से हो जाए मिलिट्री पर्पजेस के लिए। तो इसलिए प्रॉब्लम्स हटाओ। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या है? सबसे पहले, लैक ऑफ डिजिटाइज्ड डेटा टू ट्रेन सिस्टम। हमारे पास डेटा ही नहीं है यार। डेटा नहीं होगा तो कैसे एआई को ट्रेन करेंगे? जैसे ये चैट जीपीटी है, इन सब को कैसे बनाया गया? बार बार इनको ट्रेन करके बनाया गया ना। इनके लिए खाना क्या है? डेटा है। डेटा की सहायता से ये सीखते हैं। बट हमारे देश में डिजिटाइज डेटा ही नहीं है। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैंने वही एग्जांपल दिया, बॉर्डर पे टेररिस्ट ने पास्ट में कहां से इन्फिल्ट्रेशन किया, या फिर ड्रोन जो सर्विलियंस कर रहा है उसका डेटा। ऐसे ऐसे हमारे देश में बहुत कम डिजिटाइज डेटा है जिसकी सहायता से एआई को ट्रेन किया जा सके। और डेटा सेंटर हम बना भी लेंगे, लेकिन डेटा सेंटर बनाना बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा पड़ता है। और हमारा आज का जो मिलिट्री का लिगेसी सिस्टम है ना, बहुत पुराना है। आज भी हम मिग यूज करते हैं 1960s का। और आज ये मिग जो एयरक्राफ्ट हैं, ये अभी जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट हैं, जैसे राफेल ही मान लीजिए इंडिया का, इनके सामने टिकते ही नहीं। स्पीड बहुत कम है मिग की, और वेपन सिस्टम बहुत पुराना है। और भी मान लीजिए रडार जो यूज करते हैं हम मिलिट्री में, बहुत पुराने हैं। वो रडार
लेटेस्ट जो एयरक्राफ्ट हैं उनको नहीं डिटेक्ट कर पाते। तो हमारा लीगेसी सिस्टम मिलिट्री में बहुत पुराना है और कॉम्पिटिटिव नहीं है दूसरे देशों के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले हमें इन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा और अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि वो एआई कंपेटेबल हों, डेटा कैप्चर करें। अब 1960s में तो देखो इंटरनेट भी नहीं था, मतलब उसमें कुछ नहीं था, इंटरनेट नहीं था, देसी सिस्टम से चलते हैं ये मिग वगैरह। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। हमारे देश में ना जो पॉलिसीज है ना एआई संबंधित, वो अभी भी फ्रेगमेंटेड हैं। फ्रेगमेंटेड है मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं है। जैसे सरकार का कुछ रुख है एआई के ऊपर, कैसे एआई को मिलिट्री के लिए यूज किया जाए, और आर्मी का कुछ अलग रुख है, नेवी का कुछ अलग रुख है, एयरफोर्स का कुछ अलग रुख है, डिफेंस मिनिस्ट्री कुछ अलग बोलती है। तो फ्रेगमेंटेड पॉलिसीज हैं एआई संबंधित। पॉलिसीज हैं जैसे नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें बताया गया है इंडिया का विजन कि हम एआई डिप्लॉय करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, लेकिन देखो एक्चुअल मैकेनिज्म नहीं बताया जाता कि कैसे डिप्लॉय करेंगे। बड़ी बड़ी बातें करना तो आसान है कि हाँ हाँ यूज करेंगे, जैसे हम भी इस आर्टिकल में यूज कर ही रहे हैं, मतलब बोल ही रहे हैं कि एआई को यूज किया जाए। बट एक्चुअल मैकेनिज्म कि कैसे कैसे यूज करेंगे, एक्चुअल मैकेनिज्म कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो क्लियर नहीं है। वैसे मेरे मन में ख्याल आया कि सेंसिटिव चीजों को तो पब्लिक में रिलीज करेंगे भी क्यों, मतलब एक्चुअली क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये मिलिट्री में बताएंगे नहीं ना, मतलब पब्लिक में बताएंगे नहीं ना। बाकी आपको क्या लगता है, आप बताइए। पॉइंट राइटर का यही है, जितने भी पेपर्स आए हैं ना, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल पेपर्स, मतलब जितने भी पेपर्स आए हैं वो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, एथिकल यूज की बात करते हैं, लेकिन मजबूत फ्रेमवर्क नहीं बताते कि कैसे एआई को डिप्लॉय किया जाएगा मिलिट्री पर्पजेस के लिए। इसी के लिए कुछ काउंसिल्स और कमेटीज बनाई गई हैं, जैसे डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काउंसिल, डिफेंस एआई प्रोजेक्ट एजेंसी। ये गैप्स को फिल करने की कोशिश करेंगी ये एजेंसीज और अथॉरिटीज, बट अभी कोई अपडेट नहीं है इन एजेंसीज के कामकाज को लेके। देखो एक राइटर नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं, फुर्ती होना जरूरी है, कितना जल्दी आप एआई को यूज कर सकते हो मिलिट्री में। चाइना और इजराइल जैसे देश ऑलरेडी इंडिया से इतने आगे जा चुके हैं, हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो इंडिया को थोड़ी ना तंदुरुस्ती दिखानी होगी, फुर्ती दिखानी होगी, जल्दी जल्दी से एआई का यूज करना हम मिलिट्री में स्टार्ट करें, अदरवाइज बहुत पीछे रह जाएंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ कुछ इनकंसिस्टेंसी भी है। इनकंसिस्टेंसी स्टेटमेंट्स में जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एआई को न्यूक्लियर वेपन से कंपेयर करते हैं कि ये उतने ही खतरनाक होंगे जैसे न्यूक्लियर वेपन्स। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं हमें सावधानी से चलने की आवश्यकता है और एआई की डार्कर साइड्स बहुत हैं। तो ये क्लैरिटी चाहिए कि एआई कमिंग ईयर्स में कितना क्रिटिकल है मिलिट्री के लिए और कैसे एआई को रोल आउट करना है, यूज करना है मिलिट्री में। इसके बाद आता है नेक्स्ट बिगेस्ट चैलेंज। बिगेस्ट चैलेंज है कि हमारी जो फोर्सेस है ना, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, ये साइलोज में चलती हैं। साइलोज में चलती है मतलब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। अब एयरफोर्स जैसे डेटा इकट्ठा करती है ना अपने मिलिट्री इक्विपमेंट सिस्टम से, वो अलग फॉर्मेट में है मान लीजिए, और नेवी जो डेटा कैप्चर करती है वो अलग फॉर्मेट में है। अब कल को देखो टारगेट दिए आर्मी ने दुश्मन के टारगेट्स दे दिए, अब वो अलग फॉर्मेट में है, और एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट है वो अलग फॉर्मेट में टारगेट कोऑर्डिनेट्स कैप्चर करता है। तो एयरफोर्स वाले बोलेंगे भाई पीडीएफ में दो ना, आर्मी वाले बोलेंगे भैया हमारे पास एक्सेल में है, लेना है तो ले लो। तो ये कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आ जाती है। साइलोज में चलेंगे तो सही नहीं है। होना कायदे से ये चाहिए कि तीनों जो फोर्सेस है ना एक दूसरे के साथ आसानी से ऑपरेशन चला सकें, ऐसी इंटर ऑपरेबिलिटी होनी चाहिए, और प्रोक्योरमेंट भी ज्वाइंट होना चाहिए। मतलब अलग अलग प्रोक्योर करेंगे सेम सिस्टम को, जैसे आर्मी भी सेम कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोक्योर कर रही है और सेम टाइप के कम्युनिकेशन के लिए नेवी भी कर रही है, बट दोनों अलग अलग कंपनी से कर रहे हैं, दोनों के अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो फायदा क्या। तो ज्वाइंट प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, इससे रिसोर्सिस का यूटिलाइजेशन भी होगा। आज आर्मी को जरूरत नहीं है तो वो नेवी के साथ शेयर कर ले उस टाइप में, और सेम प्रोक्योरमेंट करेंगे तो कम्युनिकेशन में आसानी होगी। फाइनली पॉइंट राइटर देते हैं, अभी ना हमारे देश में पीएसयू के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी है, और मिसकंसेप्शन ये है कि अभी भी
पीएसयू ही सब कुछ कर रहा है, लेकिन देखो ऐसा नहीं है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप्स हैं जो एडवांस्ड हाई क्वालिटी सिस्टम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो हमें देखो या तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की आवश्यकता है या फिर प्राइवेट सेक्टर में और ज्यादा कंपटीशन को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है, क्योंकि पीएसयू पे तो बहुत साल हमने रिलाई करके देख लिया, पीएसयू वाले नहीं कर पा रहे हैं उतना ज्यादा। ठीक है, आजादी के बाद अभी तक पीएसयू ने जो किया वो अच्छा है, बट पीएसयू अब नहीं कर पा रहा है जिस हिसाब से आवश्यकता है देश को जल्दी जल्दी से एआई इंटीग्रेट करने के लिए मिलिट्री में। वो प्राइवेट सेक्टर ज्यादा अच्छे से कर सकता है। स्पेस सेक्टर में देख लीजिए कैसे प्राइवेट सेक्टर के इंट्रोडक्शन से स्पेस सेक्टर इतना बढ़िया कर रहा है। आप यूएसए का एग्जांपल ले लीजिए, स्पेस एक्स कंपनी है इलोन मस्क की, वो नासा उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। तो आवश्यकता है डिफेंस में भी प्राइवेट सेक्टर के इंट्रोडक्शन की। फिर देखो लास्ट में राइटर यही बोलते हैं, अगर हमें अच्छे से एआई को यूज करना है ना मिलिट्री में, तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट मतलब हमारे सभी जो ब्रांचेज है ना सरकार में, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि किस प्रकार से बॉर्डर पे सिक्योरिटी रखनी है और देश को सिक्योर करना है, तो उसके लिए एआई यूज होना चाहिए, ऐसा स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हो। और फिर मजबूत पॉलिसीज, मजबूत फ्रेमवर्क हो ताकि इफेक्टिव ढंग से एआई को यूज किया जा सके मिलिट्री में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हमारे देश में एक्सेसिव टैक्सेशन से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 में जो टैक्सेशन वाला टॉपिक है ना, वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो वैसे तो हिंदी में एक कहावत है, जितनी चादर है उतना ही पैर पसारिए, ज्यादा नहीं। लेकिन देखो हमारे देश में क्या है कि बल्कि जो गरीब लोग हैं ना उनके ऊपर टैक्स का बर्डन ज्यादा है। अब लोग सर क्या मजाक कर रहे हो, इनकम टैक्स तो कम है ना शुरू में, तो जैसे जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है हमारे देश में, जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स स्लैब बढ़ती जाती है। बट बात यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स की है। इनडायरेक्ट टैक्स तो सबके लिए सेम है, जीएसटी वगैरह सबके लिए सेम है। अब देखो फॉर एग्जांपल, रैंडम एग्जांपल लीजिए, टूथपेस्ट है। अब टूथपेस्ट पे मान लीजिए 5% जीएसटी है। अब देखो एक तो अंबानी भी टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, एक रिक्शा चलाने वाला भी टूथपेस्ट यूज कर रहा है, दोनों सेम टैक्स पे कर रहे हैं, तो क्या ये जायज है? बट देखो ये जो आर्टिकल है ये बहुत बड़ा है, मतलब स्कोप काफी ज्यादा है इस आर्टिकल का, तो बाकी पॉइंट्स को मैं सिस्टमेटिक ढंग से डिस्कस करता हूं। आप मान लीजिए ना प्रॉपर्टी लेने जाते हो, तो सोच के देखिए आपको कितना टैक्स देना पड़ता है। 1 करोड़ का आपने कोई फ्लैट लिया तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? सबसे पहले तो 1 करोड़ का फ्लैट आप लोगे तो वो 1 करोड़ कमाने के लिए आपको बहुत टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अगर आप 30% वाली स्लैब में आते हो तो 30% इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी फिर उसके ऊपर सरचार्ज भी लगता है, ज़्यादा सेस भी लगता है, वो सारी चीज़ें लगती हैं। तो इनकम टैक्स दे के आपने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया, फिर उसके बाद सरकार बोलती है नहीं आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब आप फ्लैट ले रहे हो तो फ्लैट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में है तो उसके ऊपर हम जीएसटी भी लगाएंगे, वो आप दीजिए। समझ गए? 5% जीएसटी लगता है। अगर नॉन अफोर्डेबल हाउस है तो, अफोर्डेबल हाउस है तो 1% जीएसटी सरकार लेती है। तो 1 करोड़ नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग में है तो 5% आप जीएसटी दोगे। 1 करोड़ का फ्लैट है, आपको पड़ेगा 1 करोड़ 5 लाख का। फिर सरकार बोलेगी भाई अभी रुको, इतने में हम आपको नहीं लेने देंगे फ्लैट, आप इसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी दो। आपने स्टैंप ड्यूटी दे दी, कितनी? 4 से 10% के बीच में होती है, अलग अलग स्टेट में वेरी करती है, कहीं पे 6%, कहीं पे 7%। वुमेन के लिए 1% कम होता है आमतौर पे। तो ये भी आप दो, तो आपने ये भी दे दिया। फिर सरकार बोलती है अरे रुको तो सही यार, कहाँ भाग रहे हो, रजिस्ट्रेशन फीस दो अभी। तो 1% रजिस्ट्रेशन फीस भी आपने दे दी। फिर देखो थोड़े टाइम बाद आपने फ्लैट रखा, 3-4 साल बाद आपने मान लीजिए फ्लैट बेच दिया 1 करोड़ 50 लाख का। तो सरकार बोलेगी आपने बेच दिया, अच्छा रुको रुको रुको, तो आपने कितने की कमाई करी है इस फ्लैट से? आप बोलोगे सर मैंने तो पूरा, मेरे को उस टाइम पे 1 करोड़ 40 लाख का पड़ा था, 10 लाख की मैंने कमाई करी है। तो सरकार बोलेगी अभी निकालो ना, 20% कैपिटल गेन निकालो। आपने कम ही 1 साल से कम के लिए रखा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, 20% आप निकालो। चलो ये तो प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। आप जल्दी से एक बार कार वाला एग्जाम्पल देख लीजिए। आपने पैसे इकट्ठे किए अपने टैक्स देके, आप कोई कार परचेज करना चाहते हो, तो सरकार कहती है कि
इस पे हम जीएसटी लेंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपने इनकम टैक्स पे करके अपने पैसे इकट्ठे किए हैं, अब आप कार लेने आए हो ना तो हम आपसे जीएसटी लेंगे। तो कैसी कार है? स्मॉल कार है तो सरकार 28% जीएसटी और 1 से 3% सेस लेगी। अगर एसयूवी या फिर लग्जरी कार है तो सरकार बोलेगी 28% जीएसटी तो दो, लेकिन उसके ऊपर 15 से 22% तक सेस भी दो। फिर देखो सरकार बोलेगी जीएसटी तो हमने लगा दिया, लेकिन अभी आप रोड टैक्स और भी दीजिए। तो जितने की आपने कार खरीदी पहले उस पर जीएसटी लगेगा, फिर रोड पे चलाने के लिए आप टैक्स दोगे 5 से 20% के बीच में। आप बोलोगे जीएसटी दे दिया तो उसके बाद रोड टैक्स देने की क्या जरूरत है? सरकार बोलेगी रुको भैया रुको, अभी रजिस्ट्रेशन चार्ज जोड़ दो। आप रजिस्ट्रेशन चार्ज दो, मतलब कार को रजिस्टर करवाने के लिए आरसी जिसे बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, चलो वो तो कम है, मतलब व्हीकल के हिसाब से 4 से 10 हज़ार के बीच में, टू व्हीलर के लिए 600 से 1000 के बीच में। अगर कार महंगी है तो जो शोरूम वाले हैं ना उनको 1% टीसीएस काटना पड़ता है। जैसे सैलरी मिलती है ना टीडीएस काट के, वैसे ही व्हीकल परचेज करते हो तो 1% टीसीएस उनको काटना पड़ता है। अब देखो इतना ही ख़त्म नहीं होता, आप रोड पे जाते हो कार को लेके इतना सारा खर्चा करके, फिर टोल टैक्स आपको देना पड़ता है। सरकार बोलती है रोड पे चलने का टैक्स था, अभी हमने रोड नया बनाया है तो उसके ऊपर आपको टोल देना पड़ेगा। फिर आप जाते हो पेट्रोल परचेज करने के लिए, तो पेट्रोल परचेज करने के लिए 60 से 70% तो टैक्स ही होता है। अभी जीएसटी के अंदर आता नहीं है पेट्रोल, तो एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, सेल्स टैक्स, वो सारे टैक्स लगते हैं। तो मतलब हर चीज़ में टैक्स है, हर चीज़ में टैक्स। आप दूसरे देशों से कंपेयर करोगे ना, जैसे ऐसा नहीं है, कई देशों में टैक्स रेट हाई है, ये बात सच है, मतलब इंडिया जितनी है या नहीं है वो तो देखो एक कंपैरिजन का विषय है। बट जिन देशों में टैक्स रेट हाई है ना, फिर वहां पे सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हेल्थ केयर बिल्कुल क्वालिटी वाला, बिल्कुल फ्री, मेदांता हॉस्पिटल जैसा। एजुकेशन बिल्कुल फ्री क्वालिटी वाली। सोशल सिक्योरिटी मतलब पेंशन वगैरह का भी ध्यान रखा है सरकार ने, ऐसा सिस्टम है। बट इंडिया में सरकार कहती है पैसा दे दो भाई, बदले में कुछ एक्सपेक्ट मत करो, नेकी कर कुएं में डाल, ऐसा सरकार की सोच है। तो देखो जनता को पता ही नहीं लगता कि कहां पे पैसा उनका जा रहा है, मतलब जो वो पैसा टैक्स के रूप में दे रहे हैं उतना उन्हें मिल नहीं रहा है। और सरकार कहती थी हम जीएसटी लेके आ रहे हैं, 1 नेशन 1 टैक्स हो जाएगा। कहां 1 नेशन 1 टैक्स है? इतनी सारी टैक्स स्लैब्स हैं। और हैरानी की बात यह है, जैसे डायमंड पे टैक्स लगता है 1.5%। अब डायमंड एक लग्जरी आइटम है, ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है, जबकि एसेंशियल जो मेडिसिन है उसमें कई बार लगता है 12% टैक्स। तो इतना डिसप्रपोर्शनेट टैक्स है। देखो डायमंड पे 1.5% और एसेंशियल मेडिसिन पे 12%। यूके और यूएसए जैसे देशों में तो जो ये एसेंशियल मेडिसिन हैं उन पे टैक्स एग्जम्पशन है, लेकिन हमारे देश में नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, जिसका फ़ायदा उठाते हैं कुछ बिजनेसमैन, जानबूझ के एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लिया और एग्रीकल्चर लैंड अपनी काली कमाई दिखा दी कि एग्रीकल्चर से हमें मिली है, चाहे वहाँ पे खेती नहीं हो रही है, बस दिखा दिया। इससे उनका टैक्स भी बच गया और मनी लॉन्ड्रिंग भी हो गई। फिर रिलीजियस जो ट्रस्ट होते हैं उन पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन रिलीजियस ट्रस्ट के नाम पे बहुत कुछ खेल हो जाता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन कर जाते हैं, लेकिन कोई प्रॉपर ऑडिटिंग नहीं होती और रिलीजियस ट्रस्ट का इस्तेमाल करके बिजनेसमैन जो है वो पैसा बचा लेते हैं। फिर राइटर बोलते हैं देखो इन्फ्लेशन, आप ना एक चीज़ देखोगे हर साल आप मानोगे कम से कम भी 6-7% तो इन्फ्लेशन बढ़ी जाती होगी ना, लेकिन देखो इनकम टैक्स में जो एग्जम्पशन है उतना तेजी से नहीं बढ़ा है। मतलब सरकार को पता है महंगाई हर साल इतना बढ़ जाती है, तो इनकम टैक्स में जो छूट है वो भी उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए ना। नहीं, सरकार उस हिसाब से इनकम टैक्स में एग्जम्पशन नहीं बढ़ा रही है जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। और आज के समय में आप देखो फूड इन्फ्लेशन ही इतना ज़्यादा है। और जीएसटी में राइटर बोलते हैं, जीएसटी में देखो इतने सारे स्लैब्स बना दिए, 5 स्लैब्स हैं। आप सिंपली ये बना देते ना, एसेंशियल चीज़ों की ये कैटेगरी है, स्टैंडर्ड चीज़ों की लग्जरी का कैटेगरी, 3 कैटेगरी आप बना देते, काम चल जाता। लेकिन आपने और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया। फिर देखो बात वही है, जो रिच क्लास है ना, जैसे मैंने आपको बताया, वो कैसे ना कैसे करके पैसे बचा लेते हैं। अब जैसे दुबई में कंपनी स्टैब्लिश कर दी, दुबई में टैक्स नहीं देना पड़ता,
वो जो यूएई जैसे देश है ना, अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट कि आप यहाँ पे आओ, आपको कम से कम टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स हेवन देश हैं, जैसे मॉरिशस है, ये सारे देश जो हैं। स्मॉल जो बिजनेसेस है ना, वो नहीं बच पाते, उनके लिए तो कंप्लायंस इतना डिफिकल्ट हो जाता है, हर महीने जीएसटी भरो, और वो इतना मुश्किल है जीएसटी वगैरह भरना कि आपको सीए को हायर करना ही पड़ेगा, और सीए को हायर करना पड़ेगा तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देने पड़ेंगे। तो स्मॉल बिजनेसेस के लिए बहुत दिक्कत है। और मिडिल क्लास बेचारी चाह के भी टैक्स सेव नहीं कर पाती। कैसे सेव नहीं कर पाती? वो सैलरी पे काम करती है और सैलरी से टीडीएस ऑटोमेटिक ही कट जाता है, एम्प्लॉयर काट लेता है, तो उनके पास में कोई चारा भी नहीं है, उनको तो टैक्स देना ही पड़ता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग जरूर हैं जो राइटर बोलते हैं सरकार टैक्स बेस इंक्रीज करे। जैसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, जैसे कल परसों एक खबर पढ़ रहा था मैं, कचौड़ी वाले हैं। अब कई तो बेचारे, कईयों की कचौड़ी बिकती नहीं है। कई कचौड़ी वाले ऐसे हैं एक महीने में 50-50 लाख की सेल करते हैं। मतलब उनके पास में इतनी जगह है और हजारों लोग कचौड़ी खा के जाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग कई बार टैक्स नहीं पे करते, तो इनको टैक्स दायरे में लाना जरूरी है। आजकल तो टैक्स दायरे में लाना आसान हो गया है। ऑनलाइन पेमेंट होती है, जैसे फ़ोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से, तो पता लग जाता है पूरे साल में कितने की रिसीविंग हुई है। कम से कम जितना ऑनलाइन पेमेंट मिला उतना तो पता लग गया, कैश वाला नहीं पता लगा, अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर राइटर बोलते हैं टैक्स में रिफॉर्म्स आने चाहिए, टैक्स स्लैब्स रियलिस्टिक होनी चाहिए, इन्फ्लेशन के साथ लिंक होनी चाहिए। जीएसटी स्लैब्स को सिंप्लीफाई करो, इतनी सारी कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है वो मत करो। प्रॉपर्टी टैक्स में रिफॉर्म लेके आओ, एक सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए प्रॉपर्टी टैक्स को ट्रैक करने के लिए, कंप्लायंस के लिए। और सरकार थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहे, जो जनता से पैसा आया वो कहाँ पे स्पेंड हुआ, ताकि जनता का विश्वास तो बढ़े कि हमारा टैक्स में दिया पैसा काम आ रहा है। और टैक्स बेस इंक्रीज करो, जो मैंने बात बोली, जैसे कचौड़ी वाला एग्जांपल दिया कि ज़्यादा लोग टैक्स पे करें, बजाय जितने पे कर रहे हैं उन्हीं को लूट खसोट लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया में इनकम डिस्पैरिटीज से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, हमारे देश के विभिन्न राज्यों के बीच में जो इनकम डिस्पैरिटीज है ना, इनकम डिफरेंस है, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे देखो, कुछ राज्य ऐसे हैं जो साउथ में है, वेस्ट में है, जैसे तमिलनाडु, वेस्ट में जैसे गुजरात, महाराष्ट्र। यहां पर कैपिटा इनकम जो है ना, नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा है। समझे? यहां पर कैपिटा स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एचडीपी नेशनल एवरेज से ज्यादा है। और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से काफी कम है। ये राज्य कहां पे है? देश के नॉर्थ में है, सेंटर में है, ईस्ट में है। देखो, सीरियस बात यह है कि ये जो गैप है ना, कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। जैसे 1990-91 के दौरान पर कैपिटा स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हाई इनकम स्टेट्स का ना लो इनकम स्टेट्स के मुकाबले में 1.7 टाइम्स था। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ा तो ये गैप बल्कि कम होना चाहिए था। सरकार का काम है ये इंश्योर करना देश के हर एक हिस्से में डेवलपमेंट आए, बट ये गैप कम होने के बजाय बढ़ गया। 2019-20 में हाई इनकम स्टेट्स में पर कैपिटा स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ना, लो इनकम स्टेट्स के मुकाबले में अब 2.5 गुना हो गया है। इसके बाद हम रीजन्स की बात करते हैं कि आखिरकार हमारे देश में ये रीजनल डिस्पैरिटीज क्यों बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहली चीज, हिस्टोरिकल फैक्टर्स। ये पॉइंट देखो, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो ब्रिटिशर्स है ना, उन्होंने देश के कुछ हिस्सों को ज्यादा डेवलप किया। फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे, मद्रास। ब्रिटिशर्स तो ये देखा करते थे कहां पे इंडस्ट्री लगाने से हम अच्छे से देश को लूट सकते हैं। अब बॉम्बे, मद्रास ये ऐसे रीजन थे जहां पर ब्रिटेन में आना जाना रिलेटिवली आसान था। कोस्टल सिटीज हैं, तो ब्रिटेन से बना बनाया माल यहां पर लेके आना बॉम्बे में, मद्रास में, और यहां से माल भेजना, रॉ मटेरियल भेजना कहां पर? ब्रिटेन में। वो इजी था, इसलिए ब्रिटेन ने ना इन रीजन्स को थोड़ा ज्यादा डेवलप किया। और जब देश आजाद हुआ उसके बाद भी शुरुआती सालों में ये पॉलिसीज कंटिन्यू रही और 5 ईयर प्लान्स में भी कुछ रीजन्स को ज्यादा तवज्जो दी गई। लेकिन बाद में देखो, सरकार को यह एहसास हुआ कि ना उन रीजन्स को डेवलप करना जरूरी है जहां पे बहुत ज्यादा गरीबी है, वो रीजन्स जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। इसलिए आप देखोगे ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज उस समय लगाई गई थी ना, जैसे राउरकेला, भिलाई। यहां पर इंडस्ट्रीज लगाने में एक फैक्टर तो ये था ही
कि रॉ मटेरियल नजदीक है, वहां पे रिसोर्सेज हैं। बट देखो एक दूसरा फैक्टर ये भी कि डेवलपमेंट थोड़ा ना इक्वल आनी चाहिए। ये फैक्टर भी उस समय भारत सरकार ने कंसीडर किया था, इसी वजह से बैकवर्ड रीजन्स में इंडस्ट्रीज लगाई गई। लेकिन दिक्कत ये थी यहां पर ना एंसिलरी इंडस्ट्री नहीं डेवलप हो पाई। एंसिलरी इंडस्ट्री जानते हो क्या है? जैसे देखो गुरुग्राम में मारुति ने अपनी फैक्ट्री लगाई। अब ना मारुति को बहुत सारे बने बनाए प्रोडक्ट चाहिए, जैसे स्टीयरिंग चाहिए, ब्रेक चाहिए और कार के दूसरे कंपोनेंट चाहिए, जो अपनी फैक्ट्री में लाके मारुति उनको असेंबल कर सके। तो इसके चलते ना गुरुग्राम मारुति की फैक्ट्री के आसपास, मानेसर के आसपास बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्री डेवलप हो गई है। कोई फैक्ट्री ऐसी है जो स्टीयरिंग बनाती है कार के, कोई फैक्ट्री ऐसी है टायर बनाती है, कोई फैक्ट्री ऐसी है जो ब्रेक बनाती है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मतलब पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ना मारुति की फैक्ट्री के आसपास एक बढ़िया सा इकोसिस्टम बन गया है। लेकिन ना ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज राउरकेला, भिलाई यहां पर लगी ना, यहां पे एंसिलरी इंडस्ट्री नहीं डेवलप हो पाई। अब उसका रीजन देखो कुछ भी हो सकता है, वहां की सरकार ने इतना सपोर्ट नहीं किया एंसिलरी इंडस्ट्री को डेवलप होने के लिए। एंसिलरी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई, इस वजह से ज्यादा जॉब जनरेट नहीं हुई, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आई, ये दिक्कत हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है फेलियर ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटेजी। देखो ये पॉइंट तो आपको पता ही है, हमारे देश में ना ऐसा होना चाहिए था कायदे से, एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़िया ढंग से डेवलप होता और वो देश की ग्रोथ में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद ना सीधा हम सर्विस सेक्टर पे आ गए। सर्विस सेक्टर एकदम से देश की ग्रोथ में ज्यादा कंट्रीब्यूट करने लगा। अब सर्विस सेक्टर आपको पता है ऐसा सेक्टर है जो एक लेवल से ज्यादा जॉब्स नहीं जनरेट कर सकता एकदम से। अब कोई एग्रीकल्चर से निकलेगा और वो एकदम से हाई फाई जॉब करने लगेगा सर्विस सेक्टर में, आप सबसे ये नहीं अफोर्ड कर सकते ना। तो अगर एवोल्यूशन ऐसे होता ढंग से, जैसे बाकी डेवलप कंट्रीज में हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कंट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा देश की इकोनॉमी में, धीरे धीरे फिर एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग निकलने लगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने लगे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन पड़ गया देश की इकोनॉमी में, और फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से निकल के लोग सर्विस सेक्टर में काम करने लगे और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन एकदम से बढ़ गया। अगर ये सिलसिलेवार ढंग से चलता तो ज्यादा बढ़िया होता, लेकिन इंडिया की स्ट्रेटेजी गड़बड़ा गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे देश में अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया, इस वजह से जितनी जॉब्स हमने सोची थी उतनी जॉब्स नहीं जनरेट हो पाई। आप ये आंकड़ा देखिए, 2012 से लेकर 2019 के बीच में ना जितने लोग काम करते हैं ना इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उनकी संख्या में 1% भी इजाफा नहीं हुआ है। ये चुकाने वाला आंकड़ा है। इससे पता लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जॉब्स नहीं जनरेट कर पा रहे हैं हमारे देश में। फिर नेक्स्ट पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन हाई इनकम स्टेट। देखो ज्यादा मजबूत सर्विस सेक्टर पता है कहां पे है? हाई इनकम स्टेट में है, जैसे महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, यहां पे सर्विस सेक्टर ज्यादा स्ट्रांग है। आप ये आंकड़ा देखिए, सर्विस सेक्टर में भी आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। आईटी कंपनीज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं सर्विस सेक्टर में देश की ग्रोथ में। कितना? 7.4% ऑफ जीडीपी, और ऑलमोस्ट 54 लाख लोगों को जॉब्स देती हैं आईटी कंपनीज हमारे देश में। लेकिन देखो ये हाई इनकम स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, मतलब गरीब राज्यों में, फॉर एग्जांपल बिहार में आपको आईटी कंपनीज नहीं देखने को मिलेंगी। हालांकि राइटर कहते हैं कई राज्यों की अच्छी पॉलिसीज के कारण अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, जैसे जयपुर में, इंदौर में, भोपाल में और भुवनेश्वर में कुछ आईटी कंपनीज आके काम कर रही हैं। ये भी इन्फोटेक हब के रूप में इमर्ज हो रही हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, पहले देखो पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती थी, और सरकार जब इन्वेस्ट करती है ना, सरकार देख दाख के इन्वेस्ट करती है कि हाँ ये राज्य तो ठीक ठाक चल रहा है, ये राज्य थोड़ा ज्यादा गरीब है, यहां पे हम कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। बट देखो अब ना प्राइवेट कंपनीज की तरफ से इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, और प्राइवेट कंपनी आपको पता है इस मोटिव के साथ काम नहीं करती कि इक्वल डेवलपमेंट आनी चाहिए देश में। वो तो वहां पे इन्वेस्ट करेगी जहां पे उसको ज्यादा फायदा मिल रहा है। और आमतौर पे ना हाई इनकम स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा बढ़िया मिलता है, हाई इनकम स्टेट्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज भी अच्छी होती हैं, वो ज्यादा सब्सिडी भी दे देते हैं, तो प्राइवेट कंपनीज फिर वहां पे जाके ही काम करने लगती हैं। इसलिए डिस्पैरिटी जो है इनकम में और ज्यादा बढ़ती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पुअर लिंकेज ऑफ इकोनॉमिक हब्स। देखो हमारे देश में ये जो हब्स है ना, जैसे सूरत एक हब है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, बेंगलोर एक हब है
किसका? आईटी कंपनीज का। उसी प्रकार से तमिलनाडु में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़िया है। राइटर ये कहते हैं देखो इन हब्स के बीच में ना आपस में कनेक्टिविटी काफी पुअर रहती है आमतौर पे। ये देखो ज्योग्राफिकली ये जो हब्स है ना आपस में लेस कनेक्टेड हैं। अगर आप यूएस में, चाइना में देखोगे ना, बड़े जो हब हैं ग्रोथ के, वो आपस में बहुत जबरदस्त ढंग से कनेक्टेड हैं। हमें इस चीज पे ध्यान देना होगा, नेशनल वैल्यू चेन बने। मतलब कि सूरत में अगर कपड़ा बन रहा है ना, मतलब रेडीमेड कपड़े अगर सूरत में बन रहे हैं, तो कपड़ों में जिन चीजों की आवश्यकता है वो कहीं और अवेलेबल हो। तो इस प्रकार से ना एक देश के अंदर ही वैल्यू चेन बन जाए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री सूरत में है तो मशीनें बन रही हैं किसी और शहर में, महाराष्ट्र के किसी शहर में, और कपड़े के लिए कॉटन आ रहा है कहीं और से, फॉर एग्जांपल हरियाणा से। इस प्रकार से ना वैल्यू चेन बनती जाए तो मजे आए हमारे देश में। और ना बड़ी बड़ी सिटीज में जो ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है ना जबरदस्त, चाहे वो सूरत हो, बेंगलुरु हो, इनका ना स्पिल ओवर इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। स्पिल ओवर इफेक्ट मतलब अब सूरत के आसपास टेक्सटाइल इंडस्ट्री से संबंधित एजुकेशन भी आए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से संबंधित कुछ और एंसिलरी इंडस्ट्री आए सूरत के आसपास, तो ना इससे क्या स्पिल ओवर इफेक्ट हो कि सूरत के आसपास भी डेवलपमेंट आए बढ़िया से। ये चीज हम नहीं इंश्योर कर पाए हैं। फिर इसके बाद पॉइंट आता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की सक्सेस भी देखो लिमिटेड राज्यों में देखने को मिली, जैसे हरियाणा में, पंजाब में, वेस्टर्न यूपी में, और बाकी राज्यों में जहां पे एग्रीकल्चर ज्यादा होता है ग्रीन रेवोल्यूशन का इतना फायदा नहीं हुआ। इसके बाद नेक्स्ट लेबर फोर्स डिस्पैरिटी। नॉर्दर्न और सेंट्रल स्टेट्स में ना अर्बन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट काफी ज्यादा कम है, और वो वर्कर्स जिनके पास रेगुलर वेज हैं या फिर जो सैलरी पे काम करते हैं, ऐसे वर्कर्स का परसेंटेज नेशनल एवरेज से कम है। इसके अलावा इंजीनियरिंग एजुकेशन की एक्सेस भी नॉर्दर्न स्टेट्स में रिलेटिवली कम है, हाई इनकम स्टेट्स में अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस ज्यादा हैं। नेक्स्ट पुअर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। देखो हेल्थ स्पेंडिंग बढ़ रही है, 4.5% से लेके 6.6% हो गई है, लेकिन एजुकेशन में जो स्पेंडिंग है ना वो बल्कि कम हो गई है पहले के अपेक्षाकृत। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप में इम्बैलेंस है। 75% जो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज है ना वो देखो हाई इनकम स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। इसके अलावा ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हाई इनकम स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है, तो मतलब ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप आपको हाई इनकम स्टेट्स में देखने को मिलेगी। अब इसके बाद ना राइटर इंपैक्ट भी डिस्कस करते हैं। जैसे देखो इसका इंपैक्ट ये होता है कि जो लो इनकम स्टेट्स है ना, फॉर एग्जांपल बिहार जैसे स्टेट्स, वहां से फिर वर्कर्स जाने लगते हैं हाई इनकम स्टेट्स में काम करने के लिए। अब वहां पे वो जाएंगे काम करने के लिए, काम तो मिल जाता है लेकिन घर वगैरह वहां पे बहुत महंगे हैं, तो स्लम डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। हाई इनकम स्टेट्स में सिटीज बहुत ओवर क्राउडेड हो जाती हैं, स्लम्स बन जाते हैं, अर्बन हाउसिंग की कॉस्ट में काफ़ी इजाफा हो जाता है, बेसिक एमिनिटीज़ प्राप्त करने में दिक्कत आती है जैसे हेल्थ, न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें। तो ये नेगेटिव इंपैक्ट है इनकम डिस्पैरिटीज़ का। सरकार क्या कर रही है? सरकार ने देखो काफ़ी स्टेप्स लिए तो हैं, जैसे 14th फाइनेंस कमीशन में 50% वेट दिया गया है इनकम डिस्टेंस को। मतलब किसी देश में, किसी राज्य में पर कैपिटा इनकम जो है वो नेशनल पर कैपिटा इनकम से कितनी कम है, जिसकी ज़्यादा कम है उसको फिर ज़्यादा वेटेज मिलती है फाइनेंस कमीशन से पैसा मिलने में। सरकार ने बैकवर्ड रीजन्स को डेवलप करने के लिए एक अलग से स्कीम चलाई थी, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड स्कीम, ताकि बैकवर्ड रीजन्स को ज़्यादा फंड मिले, ज़्यादा ग्रांट मिले। फिर सरकार ने राष्ट्रीय सम विकास योजना चलाया था, बैकवर्ड एरियाज में फोकस्ड डेवलपमेंट लाने के लिए, जल्दी जल्दी डेवलपमेंट लाने के लिए। इसके बाद बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने एक स्कीम चलाई, 112 हमारे देश में सबसे कम जो डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स है ना उनकी पहचान की गई ताकि उन पे ज़्यादा फोकस किया जा सके। फिर एक स्कीम चली नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये स्कीम पुवर्टी रिडक्शन के लिए चली, खास करके गरीब लोगों के लिए और महिलाओं के लिए। लास्ट में बारी आती है वे फॉरवर्ड की, क्या जाना चाहिए। राइटर देखो वही बात बोलते हैं, आप ना वैल्यू चेन्स क्रिएट करो कि लो इनकम स्टेट्स और हाई इनकम स्टेट्स आपस में ना कनेक्टेड हो, कि कोई चीज अगर हाई इनकम स्टेट में मैन्युफैक्चर हो रही है तो रॉ मटेरियल या फिर उसके कुछ कंपोनेंट
लो इनकम स्टेट में मैन्युफैक्चर हो, ऐसा कुछ कर लीजिए ताकि ना हाई इनकम स्टेट्स और लो इनकम स्टेट्स आपस में कनेक्टेड हों। समझ रहे हो? ऐसी नेशनल पॉलिसी हमें बनाने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद देखो कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, कॉमन पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दो और रीजन स्पेसिफिक पॉलिसीज बनाओ। सभी राज्यों के लिए सेम पॉलिसीज एप्लीकेबल होंगी ऐसा नहीं होता, सभी राज्यों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। मतलब बिहार को देखते हुए आप अलग ढंग की पॉलिसी बनाओगे, गुजरात में अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों के लिए सेम पॉलिसी नहीं बन सकती। गरीब राज्यों के लिए ना उधार लेने की लिमिट आप थोड़ी इंक्रीज कर दो ताकि गरीब राज्य ज़्यादा उधार लेके इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलप करें और वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। और सबसे लास्ट में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज होना चाहिए। अगर देखो महिलाएं काम करेंगी तो ना सिर्फ महिलाएं इंपावर होंगी, घर की इनकम भी बढ़ेगी, गरीबी दूर होगी और देश की राज्य की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी ज़्यादा होगी। 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 37% है, इसे इंक्रीज किया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया विभिन्न राज्यों के बीच में इनकम डिस्पैरिटीज से संबंधित। चलते हैं आगे।